रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की घटना पे मैं आप लोगों को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि सर, इस चैनल पर आप कहानी तो रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं और कहानी अच्छी भी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ओके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूज़ उतने नहीं आ पाते हैं जितने आना चाहिए। जितनी क्वालिटी की आपकी वीडियो होती है उस हिसाब के व्यूज़ नहीं आते। तो आप सभी लोगों के कहने पर, आप सभी लोगों की फरमाइश पर मैंने दूसरा चैनल बनाया था और उस पर मैंने लगभग 49 यानी 49 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उस चैनल पर ऑलमोस्ट 900 के पास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस समय उस पर 875 सब्सक्राइबर है। तो बहुत जल्द ही हमारा वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और अगर उस चैनल पर रीच अच्छी मिल जाती है तो आप सबकी जो कोशिश है वो रंग लाएगी और हमारे उस चैनल पर व्यूज़ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की मैं अगर शुरुआत करूं तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। इसमें ज़्यादातर अवैध संबंध होते हैं। अवैध संबंध के बाद में एक कत्ल होता है। कत्ल करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है, लेकिन बात जब पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो कातिल होता है उसकी जितनी भी प्लानिंग होती है वो धरी की धरी रह जाती है। हालांकि आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर अवैध संबंधों में किसी का कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग इस कहानी के पीछे की प्लानिंग सुनेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे कि आज के इस दौर में इंसान आखिर कितना गिर सकता है। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। और इसी राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है झुंझुनू ज़िला, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसको बोला जाता है इंदिरा नगर कॉलोनी। और इसी इंदिरा नगर कॉलोनी से पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम जितेंद्र है और ये तारीख होती है 7 सितंबर साल 2025। ये व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम जितेंद्र है और मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अब पुलिस वाले जब इस व्यक्ति जितेंद्र से ये बात पूछते हैं कि क्या खबर है, तो जितेंद्र बताता है कि साहब, एक व्यक्ति है, उसका फला फला नाम है और वो अपनी गाड़ी से जा रहा है और उसकी गाड़ी के अंदर मादक पदार्थ यानी कि अफीम रखा हुआ है और वो अफीम की स्मगलिंग करता है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस वाले गाड़ी नंबर वगैरह सारी चीज़ें उससे लेते हैं, एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद में उस गाड़ी को घेर कर पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही उस गाड़ी को घेर कर पकड़ते हैं तो उस गाड़ी के अंदर एक पुरुष था और एक महिला थी। दरअसल जो पुरुष था ये भी एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था, ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था और इसके साथ में इसकी भाभी थी जो कि एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी। लिहाजा पुलिस वाले इस व्यक्ति से कहते हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। अब ये व्यक्ति जो कि सीधा साधा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो कहता है कि हाँ, मेरी गाड़ी की तलाशी ले लीजिए, मुझे किसी भी तरीके का कोई भी आपत्ति, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले अब उस गाड़ी की तलाश शुरू करते हैं और जैसे ही उस गाड़ी की तलाशी शुरू की जाती है दोस्तों, तो उस गाड़ी के अंदर अफीम मिलती है। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद में पुलिस पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को पुलिस थाने लेके पहुंचती है। और जब इसे पुलिस थाने ले जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस वालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है। ये पुलिस वालों से ये कहता है कि हाँ, मेरी गाड़ी में ये पदार्थ मिला ज़रूर है साहब, लेकिन ये मेरी गाड़ी में किसने रखा, कब रखा, क्यों रखा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। हालांकि पुलिस इस व्यक्ति से अलग अलग तरीक़ों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जितने भी तरीके से पूछताछ कर रही थी, इस व्यक्ति का जो जवाब था वही सेम था कि साहब, मुझे इस पदार्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों, पुलिस जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा पारखी होती है, समझ जाती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस को भी लगने लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये पुलिस के सामने जो बातें बता रहा है उन बातों के अंदर सच्चाई है और ये व्यक्ति सच बोल रहा है। अब जैसे ही पुलिस को ये लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, उसके बाद में पुलिस ये पता लगाती है फ़ोन किसने किया था। तो पुलिस के रिकॉर्ड में चूँकि दर्ज था किसी जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने फ़ोन किया था, लिहाजा पुलिस वाले उस व्यक्ति की लास्ट लोकेशन और उसकी जो सर्विलांस पे लगाकर उसकी लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति के घर पे पहुंचते हैं और वहां से उसे पुलिस थाने लेके आते हैं। अब पुलिस थाने लाने के बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो ये व्यक्ति यही बताता है कि साहब, मुझे सूचना मिली थी
और इसकी खबर मैंने तुम तक पहुंचा दी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इलीगल काम कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को देना भी एक बहुत बढ़िया और सराहनीय काम है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लिहाजा पुलिस वाले इस व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि ये बताओ, इस गाड़ी के अंदर इस तरीके का पदार्थ रखा हुआ है, इस बात की सूचना तुम्हें किसने और क्यों दी। अब जैसे ही पुलिस की तरफ से ये सवाल किया जाता है तो इस व्यक्ति की सिट्टी विट्टी गुल, इसको तो समझ नहीं आ रहा है कि अब वो पुलिस को क्या जवाब दे। ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताने लगता है। अब पुलिस भी समझ जाती है कि ये जो व्यक्ति जितेंद्र है ये पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीमें होती हैं जितेंद्र के ऊपर सख्ती दिखाती हैं, और जब जितेंद्र के ऊपर सख्ती दिखाई जाती है तो जो जितेंद्र होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है दोस्तों, वो कहानी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। दरअसल जितेंद्र पुलिस को बताता है कि साहब, इस गाड़ी के अंदर ये नशीला पदार्थ किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही रखा था। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि भैया तुमने इस गाड़ी के अंदर पदार्थ क्यों रखा और तुम इस व्यक्ति को क्यों फंसाना चाहते थे, तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी थी। तो ये व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरी तो इस व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसकी जो भाभी है वो मेरे साथ मिली हुई है, और इसकी भाभी ने और मैंने मिलके ही इसकी गाड़ी के अंदर ये नशीला पदार्थ रखा था। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि भाभी भी इसमें शामिल थी, लिहाजा पुलिस की एक जो टीम होती है वो तुरंत इस जितेंद्र के बताए हुए उस व्यक्ति की भाभी के पास पहुंचती है और भाभी को अरेस्ट कर लेती है। अब वो जो महिला जो कार में उस व्यक्ति के साथ में पाई गई थी, उस महिला को भी पुलिस थाने लेके आया जाता है, और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, यानी जितेंद्र और उस महिला से, तो यहाँ पर ये दोनों जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये जो महिला थी जिसको पुलिस अभी अभी अरेस्ट करके लेके आई थी, इस महिला का जो पति था वो आर्मी में था। अब वो आर्मी में था तो अक्सर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन रहा करता था, आउट ऑफ जिला रहा करता था, अपनी ड्यूटी पे रहा करता था। अब जब पत्नी घर पे अकेली रहती तो गांव में ही रहने वाले जितेंद्र के साथ में उसके ताल्लुकात बन जाते हैं। अब शुरुआत में जब जितेंद्र के साथ में ताल्लुकात बनते हैं, धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ती है, दोनों में बातचीत शुरू होती है, और उसके बाद कभी कभी ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर लिया करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। आखिरकार इस बारे में जो इस महिला का देवर होता है, जो कि उस कार में था जिसको फंसाने की कोशिश की गई थी, उसको खबर लग जाती है। अब जैसे ही इस महिला के देवर को यह खबर लगती है कि उसकी भाभी उसकी भैया के पीठ पीछे किसी जितेंद्र नाम के लड़के के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है, वो इस बात का विरोध करता है और अपनी भाभी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने ये चीज़ें नहीं छोड़ी तो इस बारे में वो भैया को बताएगा। अब जैसे ही ये बातें ये महिला सुनती है, इसको तो बड़ा नागवार गुजरती है। ये तुरंत अपने प्रेमी जितेंद्र से बात करती है, और जितेंद्र से बात करने के बाद में कहती है कि मेरा देवर जो है वो हमारे बीच में कांटा बना हुआ है, और बेहतर यही होगा कि हम इस कांटे को निकाल फेंकें। अब ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं, फिर सोचते हैं कत्ल करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लिहाजा क्या करें। फिर इन दोनों के जहन में आता है कि क्यों ना, चूंकि एक सरकारी नौकर है और अगर इसे ड्रग्स वगैरह तस्करी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया जाए तो सालों इसकी जेल में गुजर जाएगी और हम लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इसी के तहत ये प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत उस गाड़ी में पहले अफीम रख दिया जाता है। उसके बाद में ये जो भाभी होती है अपने देवर से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, और ये चाह रही थी ताकि वो किसी भी तरीके से भाग ना पाए। मेरे साथ होगा तो आसानी से पकड़ा जाएगा, और क्या कुछ होगा ये भी मैं बहुत आसानी से देख सकती हूँ। और यही हुआ। उसके बाद में जो जितेंद्र होता है, इस महिला का प्रेमी, वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, इस व्यक्ति को रास्ते में ही घेर के अरेस्ट करती है। लेकिन जब इससे पूछताछ की जाती है तो इसकी बातों पर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को यकीन हो जाता है, और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जिस व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया था, और उसके बाद में जब जितेंद्र से पूछताछ की जाती है तो जितेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। बहरहाल पुलिस ने जितेंद्र और उसकी प्रेमिका दोनों को जेल भेजा है। और आप लोग बताइएगा इस पूरी कहानी के अंदर कि किस तरीके से इस महिला ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की, और आप लोग जो भी सोचते हो इस कहानी के बारे में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट थे, इसमें बुलंद बाजपाई हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी, आज समय बदल चुका है, आपकी सभी कहानियाँ बहुत अच्छी और मर्म स्पर्शी एवं ज्ञानवर्धक होती हैं। आप समाज को असली चेहरा सामने लाते हैं। धन्यवाद। बुलंदू बाजपाई, कानपुर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छी है, और भाई ऐसी ही कहानी लाते रहें, कंटिन्यू करिए। तो मेरे भाई मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये खान अकील जी का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको कामयाब रखे और खुश रखे। तो खान अकील जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी है। तो सोहनलाल सेतिया जी मैं आपका सदैव आभारी हूँ, आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स जेके अंसारी का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस स्टोरी। तो जेके अंसारी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिल जी हैं, इनका नाम शहाबुद्दीन है, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में दिनेश कुमार जी का कमेंट है, सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र शर्मा जी। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा लिखती हैं, नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी सर जी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से, ब्रो आप को हर दिन कामयाबी मिले और आमीन की पिटअप सर जी। तो मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जी, बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में महाकाल जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो महाकाल जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में राज भारत हैं, लिखते हैं आई सपोर्ट यू। तो राज भारत जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित कुमार लिखते हैं, मैं हरियाणा से हूँ और भाई चरखी दादरी ज़िले से, भाई नाइस स्टोरी भाई जी। तो अमित कुमार जी मेरे भाई आपका सदैव आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी आपकी जो वाइफ दीप है उन बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी लिखती हैं, नमस्ते सर जी। तो मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद में अमित कुमार लिखते हैं, राम राम भैया जी, आपका भाई जीतेगा ये मेरी दुआ है। तो अमित कुमार जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहनवाज शहर से। तो सुनील त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीर अहमद लिखते हैं, शाबिज भाई आजकल किधर भी जाऊं यही हाल है, अफसोस। तो नसीर अहमद जी आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी, नसीर अहमद जी। ए चौधरी लिखते हैं, कितने बेदर्द हो गए हैं लोग, न रिश्तों की कदर है और न इज्जत है न चिंता। तो ए चौधरी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप 2 दिन छुट्टी किए तो टेंशन में हो गया, मैं तो पूरे 1 महीने ड्यूटी छोड़कर घूम रहा था जी, मैं दिल्ली चला जाएगा जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राहुल सेठ हैं, लिखते हैं, ये शक करने की एक मानसिक बीमारी है। तो राहुल जी आपका शुक्रिया। प्रकाश जी हैं, लिखते हैं, सर कल मेरा बर्थडे है, मेरा नाम है बजिंदर जोगी। तो बजिंदर जोगी जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, शक का कोई इलाज नहीं, लुकमान के पास भी नहीं था, 16 सालों में कोई बच्चे नहीं हुए। तो फरजाना सिद्दीकी जी बच्चे होंगे, लेकिन उसकी डिटेल्स न्यूज़पेपर में बाकी जगह नहीं मिली, तो इसलिए मैंने शेयर भी नहीं की। मोहम्मद रफ़ीक लिखते हैं, आपके व्यूज़ कभी नहीं बढ़ेंगे, आप स्टोरी में कोई नयापन नहीं लाते, अगर कुछ फ़ोटो वीडियोज़ लगाओ तो अच्छा होगा। तो मोहम्मद रफ़ीक जी अगर देखा जाए तो शम्स ताहिर खान सर भी कोई फ़ोटो नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं। बात फ़ोटोज़ और इन सब की चीज़ों की नहीं है, बात स्टोरी की होती है। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, मोबाइल लगाकर साइड में रख देते हैं और बस सुनते रहते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नहीं बनाता, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक आध वीडियो हफ्ते में इस तरीके का इंतज़ाम कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, सभी लोगों को नाम लेना संभव नहीं, आप साफ मथुरा वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।